नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रज्ञा से। आज अगेन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आप वहाँ पर अवेल कर सकें। और हमने सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है। एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्लेलिस्ट है। डेली प्रैक्टिस जो कराती हूँ उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से लगी हुई है, साथ में कोर्स वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी अलग से लगी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक मिनट आपके लिए क्रूशियल है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और राज्यों तथा संघों के बीच वितरित किया जाता है। तो कौन सा कर है वो? ऑप्शन है रेल भाड़ा तथा माल भाड़ा पर लगे कर, या कृषि आय के अलावा आय पर लगे कर, या समाचार पत्र की खरीद बेच तथा उनमें छपे विज्ञापन होते हैं उन पर लगे हुए कर, या शेयर बाजारों तथा भावी बाजारों के लेन देन पर लगे स्टाम्प शुल्क के अलावा कर। तो कौन से करों की बात होती है जो कि संघ द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और दोनों के बीच यानी कि राज्यों और संघ के बीच वितरित किया जाता है? ऐसा कौन सा कर है? आपको ऑप्शन में से देखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कृषि आय के अलावा आय पर कर, जो कृषि आय है उसको छोड़ करके जो भी आय है उस पर जो कर लगाया जाता है वो केंद्र के द्वारा लगाया और उगाहा जाता है और जो है संघ और राज्यों के बीच में वितरित किया जाता है। ऐसा दिया कहाँ है? अनुच्छेद 270 में यह कहा गया है कि जो है संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं संघ और राज्यों के बीच वितरित होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और हर चीज़ को नोट करते, जो भी आपके लिए न्यू है उसे नोट करते रहिए। आपके शॉर्ट नोट सब तैयार हो जाने चाहिए बहुत तेज़ी से। हर्बर्ट मॉर्सन के अनुसार नौकरशाही संघवाद की कीमत है, संसदीय जनतंत्र की कीमत है, राजतंत्र की कीमत है, या तानाशाही की कीमत है। तो जो हर्बर्ट मॉर्सन के अनुसार जो है नौकरशाही क्या है? संसदीय जनतंत्र की कीमत है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो हर्बर्ट मॉर्सन हैं इनके अनुसार ये कहते हैं कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है, ऐसा ये बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार किसी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है जिसका प्रारंभ राज्यसभा को करना होगा, लोकसभा को करना होगा, 2/3 से अधिक राज्यों को करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद को करना होगा। तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में ऐसा बताया गया है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित, राज्यसभा जो है ये घोषित कर देती है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो जो है उस पर संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपको ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो है जो नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का प्रावधान है इसका प्रारंभ जो है राज्यसभा को करना होगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से संघ सूची में कौन सा विषय नहीं है? आयकर, विक्रय कर, रेलवे, या डाक एवं तार। तो यहाँ पर संघ सूची की बात हो रही है कि इसमें कौन सा कर नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ये जो विक्रय कर है ये नहीं है। जो विक्रय कर होता है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि जो ये आयकर हो गया और रेलवे हो गया, डाक एवं तार हो गया, ये सब क्या होते हैं कि ये सब संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची में 97 होते हैं। संघ सूची की बात करें तो इसमें 97 विषय होते हैं। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 66 विषय होते हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो 47 विषय होते हैं। तो यहाँ पर विक्रय कर जो है राज्य सूची का विषय है। आगे देखेंगे हम। भारत में संसदीय समितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी विभागीय व्यय और अनियमितताओं
पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है। कौन सी समिति करती है? तो प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, या लोक आश्वासन समिति, या लोक लेखा समिति। तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन डी लोक लेखा समिति सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये लोक लेखा समिति है सरकार के वार्षिक लेखाओं और लोकसभा द्वारा जो सारे ये खर्चे होते हैं इसकी जांच करती है। समिति में अगर हम बात करें सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, और इसमें 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। 15 7 22 हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जाता है। विपक्ष का कोई सदस्य इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, और ये 1 वर्ष तक होती है। यानी कि इसका अगर हम बोलें कि वे कितने वर्ष तक ये जो है इसका कार्यकाल होता है, तो ये 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष के बाद इसका पुनः गठन होता है, तो ये 1 वर्ष की अवधि इसकी होती है, 1 वर्ष। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत का उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा एवं राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। आगे देखेंगे हम। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या लोकसभा के अध्यक्ष को। तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा कि अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, यानी कि 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है। और लेकिन इससे पहले अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है, अपने पद को छोड़ना चाहता है, तो अपना जो है त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। और इसका दोनों का ये जो है अब इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को देगा, तो ये दोनों एक दूसरे को जो है देते हैं त्यागपत्र। ठीक है, ये भी एक यहाँ पर हो गया। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों की संख्या जो क्वेश्चंस हैं आगे आने वाले दिनों में और अधिक करेंगे, अभी इतने से देखिए, लेकिन आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो भी होगा रिवीजन फटाफट करेंगे। भारतीय संविधान में संघीय शब्द संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है, अनुच्छेद 368 में प्रयुक्त हुआ है, और कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि संघीय शब्द कहीं प्रयुक्त नहीं हुआ, बल्कि ये कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ऐसा बोला गया है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसके साथ C2 श्रमिक संघ संबंध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगा यहाँ पर। और दूसरी क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, या भारतीय जनता पार्टी। तो अगर हम बात करें ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। इसका जो है C2 का संबंध इसी से है। नेक्स्ट देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना, या बहुदलीय व्यवस्था का होना। यहाँ पर दलों की बात हो रही है कि कितनी दलीय व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि संसदीय प्रणाली सफलता से काम कर सके, यानी कि एक आदर्श शासन व्यवस्था बन सके। तो अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल कितने द्विदलीय होना चाहिए, एक दलीय होना चाहिए, या बहुदलीय। तो किसी तरह की भी लोकतांत्रिक शासन पद्धति के लिए, चाहे वह संसदीय हो या अध्यक्षात्मक हो, द्विदलीय व्यवस्था ही सबसे अच्छी होती है। ये बात आप ध्यान में रख लें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। द्विदलीय व्यवस्था जो है किसी भी शासन प्रणाली के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इस व्यवस्था में एक दल को निश्चित बहुमत मिल जाता है, जिससे सरकार में स्थायित्व बना रहता है, और इसके साथ ही दूसरा दल सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहता है, जिससे सरकार मनमानी नहीं कर पाती है। तो हमेशा याद रखिए कि द्विदलीय व्यवस्था सबसे जो है अच्छी मानी जाती है, कोई भी अगर लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश है तो। और अगर हम बात करें आज के विकासशील लोकतंत्र जैसे भारत में, बहुदलीय प्रणाली के कारण ही सरकारें स्थायी नहीं हो पाती हैं और गठबंधन की सरकारें का युग चल पड़ा है।
लेकिन फिर भी आजकल अगर हम रिसेंट के इसके वर्तमान दौर की बात करें तो काफ़ी स्थायित्व है सरकार में, और गठबंधन की सरकार तो होते हुए भी काफ़ी स्थायित्व जो है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ऑप्शन जो है समझ में आ गया होगा, द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार का प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता और विधि का संरक्षण, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19 इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये केवल भारतीय नागरिक को ही दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो 15 और फिर दूसरा 16 और फिर तीसरा 19। ये तीन सिर्फ क्या हैं? भारतीयों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं है। और 19 के अंतर्गत ही 19 की बात करें तो इसके अंतर्गत ही वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात इसमें होती है, और ये स्वतंत्रता जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना जा सकता है? जीवन का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण का अधिकार, संगठित होने का अधिकार। तो कौन सा जो है अधिकार इसमें छीना जा सकता है? तो यहाँ पर बात हो रही है कि आपातकाल में कौन सा अधिकार जो है छीना नहीं जा सकता है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। तो ये जो ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार, ये नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को ये संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद जो है 359 में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 विलंबन की शक्ति सीमा से बाहर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है? नहीं की बात हो रही है यहाँ पर। तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, अल्पसंख्यकों की रक्षा। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात हो रही है, तो ये सभी जो हैं संविधान मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में शामिल किए गए हैं। लेकिन जो अल्पसंख्यकों की रक्षा है ये भारतीय संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के बाद अनुच्छेद जो है 4 का के तहत की गई है, और वर्तमान में कुल 11 कर्तव्य बताए गए हैं। और जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करना या अल्पसंख्यकों की जो अधिकारों की रक्षा करना, ये सब हमारे मौलिक अधिकार में आ जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसमें नहीं है। ऑप्शन डी हमारा मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कह लें या मूल कर्तव्य कह लें, बात एक ही है। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ये नहीं है मूल कर्तव्य में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और उच्च आदर्शों का पालन करना जिनसे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे मूल कर्तव्य में शामिल की गई हैं। और मूल कर्तव्य जो है भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इसका जो है प्रावधान किया गया है का के अंतर्गत, भाग 4 का के अंतर्गत। और अनुच्छेद 51 के का, अनुच्छेद 51 के सबसेक्शन का के तहत ये सारी बातें बताई गई हैं। और कुल कितने आज जो है, जब ये मूल कर्तव्य जो है इंसर्ट किए गए थे, कब किए गए थे? 1976 में किए गए थे, आपातकाल के दौरान। 1975 में जो है आपातकाल लगा था और 76 में ये जो है मूल कर्तव्य इंसर्ट किए गए थे। उस समय ये सारे मूल कर्तव्य जो है 10 थे, लेकिन अभी आज के समय में ये 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य है कि गार्जियन की ये ड्यूटी होगी कि अपने बच्चों को जो है स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे। तो ये 11वां मूल कर्तव्य जो है इंसर्ट किया गया है। पहले जो हमारे मूल जो बेसिक इंसर्ट जो शुरुआत में यानी कि प्रारंभ में जो इंसर्ट किए गए थे वो 10 थे। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम।
सन 1967 में जब आसियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि 1967 में जब आसियान संगठन बना तो उसका उद्देश्य क्या था। सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। तो इसका जो है जब आसियान बना था 1967 में, तो इसका जो है मूल अगर उद्देश्य की बात करें तो सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, यही इसका जो है मूल उद्देश्य था। और जो आसियान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना, यानी कि उसको एक तेजी पकड़ाना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना, ये सब इसके मूल उद्देश्य थे। तो बेसिकली अगर हम कहें तो ये आर्थिक सहयोग और आर्थिक विकास से संबंधित ये एक संगठन था जब इसको संगठित किया गया था। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है। संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में या आपातकाल के प्रावधानों में। तो शांति एवं सुरक्षा की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि किस जो है संविधान के किस भाग में ये बातें की गई हैं। तो जो संविधान राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें जो है ये बातें कही गई हैं, शांति एवं सुरक्षा हेतु जो है राज्य को कुछ दायित्व सौंपे गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है, यानी कि जो संविधान का भाग 4 है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में शांति जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व राज्य को सौंपा गया है। तो भाग 4 जो है भाग 4 में और अनुच्छेद 51 में ये बात कही गई है और राज्य को ये दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। तो इसकी अभी भी मैं बात ऊपर करके आई हूँ, फिर भी चलो ऑप्शन देख लेते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता, अच्छा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चलो देख लेते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इनमें जो है भारतीय संविधान में जब ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इंसर्ट किए गए थे, डाले गए थे, तो मूलतः उस समय कौन सा नहीं था, यानी कि जो बाद में इंसर्ट किया गया है तो कौन सा है वो पूछ रहा है यहाँ पर। तो कानूनी जो है निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्याप्त जीविका साधन का नागरिकों को अधिकार या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, गाय बछड़ों के वध पर प्रतिबंध। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये मूल संविधान में कौन सा नहीं था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, क्योंकि यही जो है निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। इसे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976, कौन सा 42वां संशोधन जो था, और ये होता कब है 1976, यानी कि आपातकाल के दौरान ये होता है और उसी के माध्यम से इसको इंसर्ट किया गया था। और कहाँ पर किया था, अनुच्छेद 39A में। तो ये अनुच्छेद 39A में जो है ये किया गया है इसका प्रावधान, और इसके अंतर्गत क्या है कि एक समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित किन प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत प्रतिपादित है। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 80। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) है, 75 का सब सेक्शन 3 है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से निम्न सदन के लिए उत्तरदायी होगी, यानी कि निम्न सदन, यानी कि उच्च सदन क्या है, राज्यसभा है, निम्न सदन क्या है, लोकसभा है। तो निम्न सदन यानी कि निचले सदन लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम
भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है केंद्रीकृत संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, सहकारी संघवाद या संघर्षात्मक संघवाद। तो भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया है। तो जो ये अगर पूछे कि ये बात किसके द्वारा कही गई है तो ग्रेनविल ऑस्टिन ये सारे फैक्ट हैं। ऐसे ही जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं, जो हार्ड जो डिफ़िकल्टी लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। किसी की परिभाषा से थोड़ा सा कुछ निकाल करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं इन्होंने जो है भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद का नाम दिया है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद का नाम दिया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री किसकी कृपा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो यदि हम बात करें कि किसकी कृपा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं तो ये बात कही गई संविधान में कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद जो है अपने पद पर बनी रह सकती है। तो राष्ट्रपति, जबकि यथार्थ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो संविधान की बातें हैं लिखी हुई वो ऐसे ही इन्हीं शब्दों में लिखी गई हैं। भारत जैसे राष्ट्रों के लिए जो राष्ट्रपति है, ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति में संविधान के अधीन कुछ पद के लिए नियुक्त करने की शक्ति सम्मिलित है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो कुछ पदों पर कुछ लोगों की नियुक्त करेगा, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री भी शामिल है। और राष्ट्रपति को उपर्युक्त जो अधिकारी हैं इनको हटाने की शक्ति भी संविधान के नियमों के तहत प्राप्त है। तो ये बिल्कुल तो इसमें राष्ट्रपति की वो नहीं कहेंगे मनमानी, पर हाँ राष्ट्रपति का रोल होता है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये हटा सकता है पद से। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया, विभाजन करो और यहाँ से जाओ? लाहौर 1940 या कराची 1933 या लखनऊ 1931 या कराची 1943। तो यदि हम बात करें तो मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान नामक अलग राज्य की मांग की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी में इसने बोला था कि जो अंग्रेज़ी सरकार अब भारत छोड़ दे और छोड़ने से पहले भारत का विभाजन कर दे और जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं इनको जो है पाकिस्तान के रूप में घोषित कर दे, ऐसा इसने बोला था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, लाहौर 1940। अगले देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, यानी कि जो प्रश्नकाल है और अन्य कार्य हैं उनके बीच की अवधि, या फिर सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें यह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है, या संसद के एक अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय, या कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। देख लेते हैं इसको। तो ये जो है संसद में क्या होता है, जो संसद में शून्यकाल होता है, ये क्या होता है कि शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा कि प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के समय के जो बीच का समय होता है उसे जो है ये शून्यकाल बोला जाता है। यानी कि प्रश्नकाल के बाद ये शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है और शून्यकाल के बाद अन्य जो हैं जो दूसरे कार्य हैं इनका समय शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के प्रारंभ होने के बीच का समय। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, लोकसभा का विघटन करना, राज्यसभा को आहूत करना, वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना। तो जो है यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो कौन सा नहीं है, संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना ये जो नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो 86 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 14 वर्ष यहाँ पर मुझे वित्त विधेयक को एक्सप्लेन करना है कि वित्त विधेयक या धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस
करना, ऐसा ये राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, क्योंकि वैसे तो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर कोई विधेयक अधिनियम नहीं बनता है, लेकिन अगर धन विधेयक है या वित्त विधेयक है तो राष्ट्रपति इसको जो है पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है, यानी कि इसको जो है सीधे साइन करने होते हैं, उस पर सीधे साइन करना इसकी मजबूरी होती है। तो वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में 86 संशोधन में क्या किया गया है? ऑप्शन है आपका शैक्षणिक संस्थाओं के में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विरासत का अधिकार सम्मिलित किया गया, या अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं को केंद्रीय सरकार के कठोर नियंत्रण में रखा गया है, या निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो 86 संविधान संशोधन है 2003 द्वारा 14 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं, ये इस ग्रुप के जो बच्चे हैं, इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा या संसद द्वारा, या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संबंधित जो है राज्य विधानसभा के द्वारा संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। तो उसकी किसी भी जो विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, क्योंकि जो विधान परिषदें होती हैं सभी राज्य में नहीं होती हैं, कुछ राज्यों, अभी तक जो है ये 6 राज्यों में है। चलिए यहाँ इसको एक ट्रिक से देख लेते हैं। MBA तक, तो MBA और तक यानी कि TUK से हमने इसको तक बना दिया, तो MBA तक ये एक ट्रिक है। M से हम महाराष्ट्र कर देंगे, M से महाराष्ट्र कर देंगे, B से बिहार कर देंगे, है ना। A से हम कर देंगे आंध्रा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो होगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है नहीं होगा, आंध्रा कर देंगे। और T से क्या हो जाएगा? तेलंगाना जो है तेलंगाना हो जाएगा। U से हो जाएगा यूपी या उत्तर प्रदेश, और K से हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। अब कर्नाटक और केरल में ना कंफ्यूज हो तो कर्नाटक यानी कट, अगर तक को उल्टा करेंगे कट तो यानी कर्नाटक, उसमें टी का प्रयोग हो रहा है, जबकि केरल जो है केरल में टी कहीं पर नहीं आ रहा है। तो यहीं से हम एक ये भी माइंड में रखेंगे कि तक को अगर हम उल्टा कट करते हैं तो यहाँ के भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, यानी कि कर्नाटक आएगा, केरल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये MBA तक ये जो है 6 जो है राज्यों में, इन राज्यों में राज्य विधान परिषदें हैं। और देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं, जो मिलकर बनता है, किससे बनता है? संसद के सभी सदस्यों से, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से, संसद राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों से, संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सभी सदस्यों से। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा, संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसका जो है एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक निर्वाचक गण होता है, यानी कि निर्वाचक मंडल होता है, और इसमें कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रहे निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो उन सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति के पक्ष में रहेंगे जिसने उसे जो है मनोनीत किया है, तो मनोनीत नहीं आएंगे, सिर्फ निर्वाचित आएंगे। और फिर उसके बाद क्या आएगा? राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधान जो सभा के सदस्य हैं, ये सभी मिलकर जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे,
सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है शून्यकाल से, अल्प सूचना प्रश्न से, प्रश्नकाल से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्नकाल से। प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही जो है प्रश्नकाल से ही प्रारंभ होती है सामान्यतया, जिसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित एवं अल्प अवधि की सूचना के प्रश्न। और इसके बाद क्या है, शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है, यानी कि प्रश्नकाल में के बाद शून्यकाल प्रारंभ होता है। और प्रश्नकाल की बात करें तो इसमें तारांकित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प अवधि के सूचना प्रश्न। अल्प अवधि के सूचना प्रश्न जो है, इतने तरह के ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। देखेंगे हम यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई कसौटियों के आधार पर किसी राजनीतिक दल को पूरे भारत में राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो जो निर्वाचन आयोग के द्वारा कसौटी निर्धारित की गई है राष्ट्रीय दल के लिए, तो इसमें न्यूनतम कितने राज्यों में जो उसको उस दल को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो किसी भी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इस पर मैंने पूरा एक डेप्थ में वीडियो बना रखा है, राजनीतिक दल और दबाव समूह पर भी बना रखा है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और वहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आपको ज़रूर देखना चाहिए। टाइम की कमी है तो आप स्पीड में डाल के देख सकते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? और जो ये मैं बताती हूँ कि ये वीडियो जिसे किसी टॉपिक पे वीडियो की बात करती हूँ तो आप उसको सीधा कोर्स वीडियो में जाके सर्च करेंगे। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगी रहती है। कोर्स वीडियो में जा कर के उसको जो प्लेलिस्ट है उस पर देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसीलिए हमने प्लेलिस्ट जो है सेग्रीगेट कर रखी ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो ऑप्शन देखेंगे, वह अपने अधीनस्थ मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? तो वह अपने अधीनस्थ मंत्रियों को कार्यों का बंटवारा करता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। वह मंत्रिमंडल की कार्यवाही का संचालन करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये काम जो है मुख्यमंत्री का नहीं है, राज्यपाल का है। राज्यपाल समय समय पर विधानसभा को क्या कर सकता है, आहूत करता है और उसको जो है सत्रावसान भी करता है और उसे विघटित भी कर सकता है। तो ये जो है राज्यपाल का कार्य है, मुख्यमंत्री का नहीं। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे जो है 2 कथन दिए गए हैं और उसका रीज़न भी दिया गया है। देख लेते हैं क्या कथन है, क्या रीज़न है और क्या उसके जो है कूट का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो कथन क्या है, 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में वृहद उथल पुथल का काल था, उसे बहुत सी नौ राजनीतिक पार्टियां प्रकट जो है, आगे यहाँ पर मिसप्रिंट लग रहा है, चलिए देख लेते हैं इसका। राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई, इसको सेंटेंस को पहले पूरा कर लेते हैं। तो 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में उथल पुथल का काल था, इसमें क्या है कि बहुत सी नई राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई और इसका रीज़न क्या है, राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गई। तो यहाँ पर कोट में देख लेते हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा कि यहाँ जो कथन ए है वो सत्य है पर आर असत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार केवल उच्च न्यायालयों को है, केवल उच्चतम न्यायालय को है, केवल उच्च न्यायालय और निचली अदालतों को है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ये अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन का। और भारतीय संविधान में यह शक्ति यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13, 32 एवं 226 में अंतर्निहित है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 13, 32 और 226, इन तीनों में जो है अंतर्निहित है। क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि राज्य पर यह बाध्यता डालता है, अनुच्छेद 13, कि वह मूल अधिकारों का आदर करे और उनका अनुपालन करे। साथ ही ये जो अनुच्छेद 13 है ये न्यायालयों को ये शक्ति देता है कि वो ऐसे जो कानून हैं, कार्य हैं, उनको शून्य घोषित कर दे जो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हों। और इसी को जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो अनुच्छेद 13 क्या करता है कि उन कार्यविधियों को जो है शून्य घोषित करने का अधिकार देता है, किसको? न्यायालयों को, कि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हों। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यायिक क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था? न्यायाधीशों का प्रशिक्षण, विधि व्यवस्था में सुधार, उच्चतम स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास, या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कार्यकाल की जांच। तो जो 1987 में विधि आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की, जो न्यायाधीशों के चयन, प्रोन्नति तथा तबादले में निष्पक्षता तथा पारदर्शिता लाने का प्रयास था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा कि ये प्रयास क्या था कि जो इनकी नियुक्ति थी और तबादले थे, इन सब में जो पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था अथवा वह उस विशेषाधिकार का अधिकारी नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है। इस समादेश को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। इसको कहते क्या हैं? तो जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णन किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है रिट की जो है 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था की गई है। जो अधिकार प्रच्छा है, इसके अंतर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति के किसी लोक पद यानी कि किसी पद पर बैठ के या विशेषाधिकार के दावे की वैधता, वैलिडिटी की मतलब बात पूछता है, वैलिडिटी की परीक्षा करता है कि आप किस अधिकार से वहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि कई बार लोग जो है धोखे से किसी अच्छे पद पर किसी और उसकी जगह पर धोखाधड़ी से जाकर के बैठ जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप किस हक से या किस विशेषाधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं, तो उस पद की वैधता की परीक्षा करता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी, अधिकार परीक्षा, कि आप किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का मतलब ही निकल रहा कि उसके अधिकार की पूछताछ करना कि आप किस अधिकार से इस जगह का या इस पद का प्रयोग कर रहे हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? बंदी की इसमें जो बंदी बनाए जाते हैं यानी कि गिरफ्तारी की जाती है, उनकी वैलिडिटी की जांच की जाती है कि ये जो गिरफ्तारी है वो सही है या नहीं है। प्रतिषेध में वही बात की जाती है कि किसी अपने क्षेत्र से आगे जा कर के आप बात ना करें। उत्प्रेषण में भी लगभग वही बात की जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि 5 प्रकार की रिट होती हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस, इंग्लिश में इसका नाम आपको पता होना चाहिए, हेबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और अधिकार परीक्षा को को वारंटो या क्यू वारंटो बोल सकते हैं आप, वारंटो। प्रतिषेध को प्रोविज़न बोलते हैं। उत्प्रेषण को सर्टियोरारी बोलते हैं। एक इसमें 5वां होता है जो है परमादेश, इसको बोलते हैं मैंडमस। ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये 5 प्रकार की रीट हो गई और इनके ये इंग्लिश के नाम और हिंदी के नाम भी हो गए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय की ओर से अभ्यावेदन से, या भारत के संविधान में संशोधन द्वारा,
या संसदीय अधिनियम द्वारा या राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा। तो यदि हम बात करें कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 124 के द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाती है। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30 + 1 31 है। और संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, संसदीय अधिनियम द्वारा, क्योंकि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो विधि बना करके है न्यायाधीशों की संख्या को में वृद्धि कर सके। ये अधिकार जो है संसद के पास है, ये शक्ति संसद के पास है। और वर्तमान में संख्या कितनी है इसकी, ये आप लोग हमें आंसर करेंगे कि वर्तमान में इसकी संख्या क्या है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश टोटल मिलाकर के कितनी संख्या है इनकी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपालों के चयन के विषय में सरकार या आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं दिया। तो जो राज्यपालों के चयन के विषय में कौन सा सुझाव नहीं दिया था, किसने, सरकार या आयोग ने। तो ऑप्शन है राज्यपाल नामधारी शासक रहे, ना कि केंद्र का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि। केंद्र में सत्ताधारी दल के किसी राजनीतिक की नियुक्ति नहीं होगी। ऐसे भी नियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीति से गहरी घनिष्ठता ना हो की नियुक्ति नहीं होगी। और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री से परामर्श अनिवार्य होगा। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा था कौन सा सुझाव जो है सरकार या आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कि कौन सा सुझाव सरकार या आयोग ने नहीं दिया। तो ऑप्शन ए, सरकार नामधारी शासक रहे, ना कि केंद्र का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकारी एवं नगर क्षेत्र समिति, उपनगर समिति एवं जो है पत्तन न्यास उपरोक्त में से एवं पत्तन न्यास, यहाँ तक आपका जो है ऑप्शन है। आगे बता रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा नगर जो है स्थानीय निकाय से हैं। तो स्थानीय निकाय की बात यहाँ पर हो रही है कि जो ऊपर दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से जो है स्थानीय निकाय से संबंधित है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 2, 3 और 4, क्योंकि अगर हम स्थानीय निकायों के प्रकारों की बात करें तो नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी परिषद, बोर्ड परिषद और या छावनी बोर्ड कह लें, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एवं स्पेशल पर्पस एजेंसी, ये सभी जो हैं स्थानीय निकायों के प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो है जिला बोर्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो है फर्स्ट वाला छोड़ करके सारे ही आ जाएंगे 2, 3 और 4। आगे देखेंगे हम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 332। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है, आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन की जो है समस्त प्रक्रिया और जो है तंत्र का अधीक्षण करने के लिए कुछ जो है कार्यों के लिए संविधान ने निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध किया है। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत एक निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन आयोग का जो है एक उपबंध किया प्रावधान वहाँ पर किया गया है। एक निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र निकाय है और इस निकाय का उपबंध किसके 324 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी है जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसी एक समिति का संबंध सिविल सेवा सुधार से संबंधित नहीं है, कौन सा है। सतीश चंद्र समिति, DS कोठारी समिति, VN गाडगिल समिति या A रामास्वामी मुदलियार समिति। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो जो VN गाडगिल समिति है ये आर्थिक सुधारों से संबंधित है। यह समिति क्या है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे से संबंधित है। तो ये सिविल सेवा सुधार से संबंधित नहीं है, बल्कि राजस्व बंटवारे से, किसके, राज्य और संघ के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है उससे संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध निर्वाचन संबंधी सुधारों से नहीं है? तो यहाँ निर्वाचन संबंधी सुधारों की बात हो रही है। दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति, वाई के अलग समिति। तो जो है तो यहाँ पर भी जो है आपका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि जो वाई के अलग समिति है ये जो है ये समिति जो सिविल सेवा संबंधी सुधार है इससे संबंधित है, यानी कि निर्वाचन संबंधी सुधारों संबंधित ना होकर के ये किससे है, जो सिविल सेवा में सुधारों से संबंधित है ये समिति। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, पाकिस्तान में, चीन में। तो आप सभी को पता होगा कि चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है और चीन एक साम्यवादी देश है। साम्यवादी विचारधारा यह मानती है कि राज्य में सिर्फ एक वर्ग होता है, श्रमिक, और वो वर्ग कौन होता है? श्रमिक, और सभी श्रमिक का हित समान होता है। अतः राज्य में सिर्फ एक ही दल होना चाहिए जो सिर्फ श्रमिकों के हितों की बात करे। और चीन में बात करें तो चीन में सिर्फ एक ही दल है जो चुनाव भी लड़ता है और जीतकर सत्ता में शामिल हो जाता है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान जो है ये सब क्या है? लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली से संचालित होते हैं और इसलिए यहाँ पर कई राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है कई राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जबकि चीन में एक ही राजनीतिक दल पाया जाता है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से निम्न में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? यहाँ पर शक्ति में वृद्धि की बात हो रही है और प्रदत्त विधायन जो व्यवस्था है इसके द्वारा किसकी शक्ति में वृद्धि हुई है, ये बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, उसको तोड़ करके देखिए कि क्या बात पूछ रही है, किस विधि द्वारा किस बात को पूछा जा रहा है। तो प्रदत्त विधायन की जो व्यवस्था है इसके द्वारा किसकी शक्ति में वृद्धि हुई है? विधायिका की, विधायनी समितियों की, नौकरशाही की या मंत्री परिषद की? किसकी जो है यहाँ पर किसकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, आपने अगर थोड़ा भी स्टडी किया होगा, जो प्रदत्त विधायन की वह प्रक्रिया है जिसके तहत विधायिका कानून निर्माण का कार्य स्वयं न करके विधायिका से बाहर के विशेषज्ञों को सौंप देती है। कानून बनने के बाद विधायिका सिर्फ जो है एक यानी कि फॉर्मेलिटी करती है, यानी कि औपचारिकता को पूरा करते हुए उसे क्या कर देती है कि उसे पास कर देती है। और थोड़ी बहुत जो उसको लगता है कि ठीक है ये चेंजेज होने चाहिए तो वो छोटे मोटे चेंजेस करके उसको जो है पास कर देती है। इस तरह से क्या होता है कि ज़्यादातर प्रदत्त विधायन का कार्य नौकरशाही के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, लंबा प्रशासनिक अनुभव होता है, क्योंकि वो परमानेंट होते हैं। वहाँ पर जो सिविल सेवक वगैरह होते हैं वो परमानेंट होते हैं। उन्हें अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब क्या एक प्रकार से क्या कहते हैं कि वो उन्हें अनुभव होता है और वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो जो विधायकों के पास जो चुन करके जाते हैं विधायक, उनके पास उतना अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए प्रदत्त विधायन की प्रक्रिया आजकल बहुत सामान्य हो चुकी है, क्योंकि उनको क्या है, पॉलिसी जो है परफेक्ट चाहिए और परफेक्शन के लिए जो है उनको नौकरशाहों पे डिपेंड होना पड़ता है। और इससे क्या हो रहा है कि इससे नौकरशाहों के जो है शक्ति में वृद्धि हो रही है और नौकरशाही के द्वारा कानून निर्माण अब आम बात हो गई है। जो विधायिका होती है यानी कि जो विधायक होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता करके उसे पास करने का काम कर देते हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पर सही हो रहा है। 40 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। 40 क्वेश्चन लिए थे आज। आगे हम क्वेश्चन की जो है संख्या को बढ़ाएंगे ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जो हैं रिवीजन में मिलते रहें, प्रैक्टिस में मिलते रहें और कोशिश करेंगे कि फास्ट एंड फॉरवर्ड मतलब बहुत ही फास्ट चलने की एक क्विक रिवीजन लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत कम है और रिवीजन और प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलते जाएं उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।